Hello, once again I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हमारा। ठीक है। यूनिट 3 जो है उसके अंदर हम लोग अभी तक सब टॉपिक नंबर 1 से लेके और सब टॉपिक नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने ये दोनों सब टॉपिक्स को एक साथ कर लिया था। तो आज का हमारा टारगेट है कि सब टॉपिक नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों को हम आज कवर कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इजी है। तो ये तीनों क्या है? मैथमेटिकल फेयर्स, लेबोरेटरी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स फेयर्स के साथ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणित मेले। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि राइट नोट ऑन मैथमेटिक्स फेयर्स। ठीक है, ये पहले आ चुका है। तो क्या होता है ये हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ये कुछ नहीं होता। मैथमेटिक फेयर्स आर स्पेशल एजुकेशन एग्जीबिशंस या प्रदर्शनियां जिसे हम कहते हैं, where students from different schools come together to display their mathematical models, projects and activities। कि ये ऐसी प्रदर्शनियां होती हैं, ठीक है, जहां पर बच्चे इकट्ठा होते हैं बहुत सारे अलग अलग स्कूल से और वो अपने मैथ्स के मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज जो उन्होंने थर्माकोल से, कार्डबोर्ड से बनाया है उसे वहां पे वो लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये फेयर जो होते हैं ये कंपटीशन की तरह होते हैं। ये या तो स्कूल लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग क्लासेस के बीच, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर बहुत बार दो अलग अलग राज्यों के बीच में अगर ये नेशनल या स्टेट लेवल की प्रतियोगिता है। तो 3 अलग अलग स्तर पर ये कंपटीशन होता है जिसे हम मैथमेटिक्स फेयर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दे आर अ जॉइंट फंक्शन ऑफ होस्ट क्लब एंड द पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ मैथमेटिक्स। ये जो मेले होते हैं, जो फेयर होते हैं, ये एक स्कूल होता है जो होस्ट करता है उन्हें, जो ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जिसे मेजबान कहते हैं। और बाकी जो पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले स्कूल होते हैं, ये सब मिलके इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स फेयर्स की आवश्यकता क्या पड़ रही है? ठीक है, क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस हम 3 पार्ट में देख लेते हैं। डिस्कवर, कम्पीट और इंस्पायर। तो सबसे पहले है डिस्कवरिंग हिडन टैलेंट। कि भाई ये मैथ्स का फेयर होगा, यहाँ अलग अलग जगह से बच्चे आएंगे तो छिपी हुई प्रतिभाएं को खोजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे अपना अपना मैथ्स के मॉडल्स दिखाएंगे, अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे, अलग अलग स्कूल के बच्चे। तो कुछ बच्चे जिनमें अच्छा टैलेंट होगा वो निखर के आएंगे बाहर। अगला पॉइंट, इंकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन और प्रेरणा। तो ये जो मेले होते हैं ये एक्ट्स एज अ मैसिव सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इंकरेज स्टूडेंट्स टू टेक अ डीप इंटरेस्ट इन मैथ्स। कि बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि मैथ्स को क्लासरूम के बियॉन्ड एक रट्टे का सब्जेक्ट न समझ के एक अच्छा सब्जेक्ट इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी कंपटीशन। तो अब जाहिर सी बात है, इतने सारे बच्चे, इतने सारे स्कूल्स एक जगह पे मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, तो उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी, हेल्दी कंपटीशन होगा। ये इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स फेयर्स या गणित मेलों का संगठन। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है देखिए, टीम वर्क, फाइनेंस, स्पेस, सेक्शन, गाइड्स। बेसिकली ये जो मेला होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है मैथमेटिक फेयर में? टीम कॉपरेशन होता है। कौन कॉपरेट करता है, कौन सहयोग करता है? मैथमेटिक्स टीचर्स। जैसे चार्ज दिया गया है मेला ऑर्गेनाइज करने का, वो ये इंश्योर करता है कि कॉपरेशन हो, किस किस के, स्कूल प्रिंसिपल का, टीचर्स का, और जो टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी सब मिलकर सहयोग करके इसे संचालित करें। नेक्स्ट, मैनेजिंग फाइनेंसेस, वित्तीय प्रबंधन। तो जो पैसे की भी आवश्यकता है, अब अगर फेयर को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो कैसे पैसा जुटाया जा सकता है? पार्टिसिपेट करने वाले स्कूलों से एंट्रेंस फीस ली जा सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकारें, उनसे मदद ली जा सकती है। जो एजुकेशन रिलेटेड बॉडीज होती हैं जैसे एनसीईआरटीज हैं या एससीईआरटीज हैं, उनसे भी पैसा लिया जा सकता है। उसके बाद अगली क्या जरूरत है? स्पेशियस साइट। कि जिस स्थान पर ये आयोजित किया जा रहा है मेला, इसकी जगह बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि बच्चे आएंगे, अपने मॉडल्स प्रदर्शित करेंगे, जजेस होंगे, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो लोकेशन बहुत अच्छी, स्पेशियस, विशाल होनी चाहिए। उसके बाद जो मेला होगा, तो जिस तरह से हम मेले में जाते हैं तो एक जगह खाने की चीजें होती हैं, एक जगह कपड़ा होता है, एक जगह बच्चों की चीजें होती हैं, तो उसी प्रकार से इस मेले में भी अलग अलग सेक्शन होने चाहिए जहां पे बच्चों ने अपनी अलग अलग प्रदर्शनी लगा रखी हो। कहीं पे बच्चे अरिथमेटिक के मॉडल्स लेके बैठे हों, कहीं ज्योमेट्री के चार्ट्स, एलजेब्रा के मॉडल्स, इस तरह से अलग अलग खंड होना चाहिए इस मेले में। नेक्स्ट, स्टूडेंट गाइड्स। ठीक है। तो हर टीम जो वहां पे भाग लेने आती है इस मेले में, इस प्रतिस्पर्धा में, उसको अपना खुद का एक गाइड अरेंज करना होगा। गाइड वो बच्चा होता है जो सामने रखे गए मॉडल को, ठीक है, सामने रखे गए चार्ट को बाकी ऑडियंस को और जजेस को एक्सप्लेन करता है कि भाई ये मॉडल किस बारे में है। तो यही काम होता है। तो बस हमारा जो मैथमेटिक्स फेयर है उसमें इतना ही है। अब नेक्स्ट हम सब टॉपिक देखते हैं हमारा। उसमें क्या है? मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। लेबोरेटरी से हम सब समझते हैं प्रयोगशाला। तो हम बचपन में 9th 10th में सभी केमिस्ट्री लैब में हम लोग गए हुए हैं। ठीक है, रसायन जो हमारी प्रयोगशाला होती है ना, तो उसी प्रकार से ना मैथ्स की भी प्रयोगशालाएं होती हैं। ठीक है।
तो मैथ्स की प्रयोगशाला से रिलेटेड इस तरह के आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि राइट नोट्स ऑन मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। तो क्या होती है हम देख लेते हैं कि मैथ्स की प्रयोगशाला कुछ नहीं, खास तरह का रूम होता है जहां पे बच्चे जाते हैं और सब्जेक्ट की एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज प्राप्त करते हैं। क्लास में बच्चे थियरी पढ़ते हैं कि भाई रैशनल नंबर क्या होता है, लाइन क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है। तो इस प्रयोगशाला में जाके बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रैक्टिकली चीजों को वास्तव में प्रयोग करके फिर सीखते हैं। यही होती है हमारी मैथ्स की लेबोरेटरी। तो जो लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी अप्रोच प्रूव्स दैट जस्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स इज बेस्ट लर्न बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन रादर देन जस्ट लिसनिंग टू लेक्चर्स। तो ये बहुत ही प्रूवन बात है कि प्रयोगशाला में जिस तरह से साइंस के एक्सपेरिमेंट से बच्चे अच्छा सीखते हैं, उसी प्रकार मैथ्स में भी ऐसा ही है कि बच्चे सिर्फ लेक्चर्स तक सीमित न रख के अपने आप को लैब में जाकर ज्यादा अच्छे से और प्रैक्टिकली चीजों को समझते हैं। इसी पर जो हमारे बहुत फेमस एक एजुकेशन के साइंटिस्ट हैं, डीएस कोठारी, ठीक है, उनका ये कहना है कि टू लर्न साइंस इज टू डू साइंस। कि जो साइंस सीखनी है वो तभी बेहतर सीखी जाएगी जब आप साइंस को जिएंगे, जब आप साइंस को करेंगे। ठीक है, लर्निंग इज इक्वल टू डूइंग। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा हमें। लर्निंग इक्वल टू डूइंग। ठीक है, तो अभी इंपॉर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स लेबोरेटरी का, ठीक है, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है इसका। तो मैथ्स लेबोरेटरी में बच्चे जाकर अमूर्त से मूर्त या एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चीजों को सीखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त कुछ नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लाइन पढ़ा, हमने रैशनल नंबर पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, तो हमने ये पेपर पे पढ़ा, क्लास में पढ़ा, तो ये अमूर्त है, इसका कोई रूप नहीं है। अब हम लैब में जाते हैं, ट्राइंगल्स की कटिंग करते हैं पेपर पे, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो मूर्त रूप में हम चीजों को समझते हैं। तो इसलिए लेबोरेटरी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चों में ये क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करती है ये चीज। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो बेसिकली बच्चे खुद चीजें सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, रटने तक सीमित नहीं रहते। इसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ताकि बच्चे आगे चल के खुद अपना एक सोचने का दायरा बढ़ा सके। तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मैथ्स लेबोरेटरी के, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, या फिर विभिन्न घटक जिन्हें हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेबोरेटरी होती है वो दिखती कैसी है अंदर से। ठीक है, आप सबने बचपन में देखा होगा कि कोई भी जो लैब होती है उसमें बीच में एक बड़ा सा सेंटर टेबल होता है। यहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह टीचर खड़ा होकर चीजें एक्सप्लेन करता है। यहाँ कुछ स्टोरेज की जगह होती है, आसपास किताबें रखी होती हैं। ठीक है, कुछ जगह पे मैथ्स के टूल्स रखे होते हैं, कैलकुलेटर्स, अबैकस, रूलर। कुछ जगह आपको चार्ट्स मिलेंगे, गेम खेलने की जगह मिलेगी। तो इस तरह की ये लैब होती है। तो लैब में क्या क्या चीजें होती हैं? एक हमारे पास होता है डेडिकेटेड स्टाफ, ठीक है, समर्पित कर्मचारी, या जिसे हम लैब अटेंडेंट बोलते हैं ना, भर्ती आती है लैब अटेंडेंट की। तो ये वही इंसान होता है जो लैब को संभालता है। ठीक है, ये वेल ट्रेन्ड इंसान होता है, इसे लैब का पूरा ज्ञान होता है, कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, कैसे उनको संजो के रखना है। ठीक है, तो अगला क्या कंपोनेंट है लैब का? फिजिकल फैसिलिटीज एंड फर्नीचर। ठीक है, द लैब शुड आइडियली बी लोकेटेड एडजेसेंट और रेगुलर टू मैथमेटिक्स क्लासरूम। कि मैथ्स के क्लासरूम के पास ही ये लैब हमारी होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? टेबल्स होनी चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए किताबों के लिए, अलग अलग एरियाज होने चाहिए जहाँ पे कैलकुलेशन की चीजें रखी हो, गेम्स रिलेटेड चीजें रखी हो। जो हमने ऊपर देखा वही चीजें यहाँ लिखी है। ठीक है, और इसमें एसेंशियल इक्विपमेंट्स होने चाहिए लैब में, आवश्यक उपकरण। ठीक है, उपकरण क्या होते हैं? ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। अब इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में क्या क्या चीज होनी चाहिए लैब में? ग्राफ पेपर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हम चीजें सिखाते हैं तो ग्राफ कहाँ से लाएंगे? अगर ग्राफ नहीं होगा तो कैसे समझेंगे बच्चे? रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, ठीक है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपास, डिवाइडर, फुट रूल, ये सारी चीजें लैब में होनी चाहिए। तो इसके साथ हमारा सेकंड भी हो गया है, मैथमेटिकल्स लेबोरेटरी। अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक देख लेते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, या फिर मनोरंजक गतिविधियां क्या होती हैं गणित में। तो आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि मैथ्स इज ऑफन मिसअंडरस्टूड बाय मेनी स्टूडेंट्स एज अ वेरी डिफिकल्ट एंड बोरिंग सब्जेक्ट। एज यूजुअल कि मैथ्स को बहुत बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं बच्चे, ठीक है, रटने का सब्जेक्ट समझते हैं। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, इस तरह की गेम्स, पजल्स, पहेलियां होती हैं जो एक मैथ्स को एंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट बनाती हैं और बच्चों को साथ में कंसेप्ट भी सिखाती हैं। यही होती है हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिसे हम कहते हैं फन एक्सरसाइजेस दैट प्रोवाइड अम्यूजमेंट व्हाइल सीक्रेटली टीचिंग एजुकेशनल कंसेप्ट। कि बच्चों को मजे मजे में बहुत सारे डीप कंसेप्ट बता देती हैं, ऐसी गतिविधियों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कहते हैं हम। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, क्या इसकी जरूरत होती है एक्टिविटीज की, नीड एंड इंपॉर्टेंस, कि भाई आवश्यकता क्या है इसकी और महत्व क्या है। तो इसकी 6 पिलर्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है, इन्हें हम नीचे देख लेते हैं कि क्या है ये 6 पिलर्स। तो सबसे पहले ये बहुत जनरल
हमारे पॉइंट्स हैं, आप खुद भी एग्जाम में अपना दिमाग लगा के ये चीजें लिख सकते हैं कि भाई अगर ये ऐसी एक्टिविटीज हैं इनसे क्या होगा। डेवलप टेस्ट फॉर मैथ्स, कि बच्चों में ना गणित के प्रति ना एक अपना टेस्ट डेवलप होगा, ठीक है, बच्चों को मैथ्स अच्छा लगने लग जाएगा क्योंकि ये एक्टिविटीज क्लासरूम बोरिंग एक्टिविटीज से अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्दी एटमॉस्फेयर, ठीक है, इट ब्रिंग्स मच नीडेड हेल्दी जॉयफुल एंड रिलैक्स चेंज इन द स्ट्रिक्ट क्लासरूम एटमॉस्फेयर, कि क्लासरूम का स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर से निकाल के बच्चों को ये मजेदार एक्टिविटीज की ओर ले जाती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट, अप्रिशिएटिंग ब्यूटी ऑफ मैथ्स, कि भाई चीजें हम अब बिना रटे पजल्स रिडल्स की मदद से पढ़ रहे हैं, तो इससे बच्चे गणित के सौंदर्य को और समझेंगे और सराहेंगे कि मैथ सिर्फ एक रटने का सब्जेक्ट नहीं है, कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है, पहेलियां पजल सारी चीजें हम सॉल्व कर पा रहे हैं इससे। नेक्स्ट, लेजर टाइम यूज, कि बच्चों को अगर एक बार मैथ से प्यार हो गया तो देखना वो खाली समय में ना वक्त अपना बर्बाद नहीं करेंगे, वो पजल सॉल्व करेंगे, रिडल सॉल्व करेंगे। आपने क्लास में अवश्य देखा होगा कुछ बच्चे हमेशा पजल सॉल्व कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मजा आने लग जाता है। तो ये भी एक इसका फायदा है। नेक्स्ट, क्विक थिंकिंग, बच्चे जब पजल्स रीजनिंग ये सारी चीजें सॉल्व करते हैं तो आप सभी को पता है कि उनकी क्विक थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है, बच्चों का माइंड शार्प होता है, इसलिए कहा जाता है ना क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स रीजनिंग, तो वो इसलिए होता है। नेक्स्ट, टीम स्पिरिट, ये जो एक्टिविटीज होती हैं पजल्स की ये सारी लैब में ले जाके कराई जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि टीम की भावना बच्चों में उत्पन्न होती है, सब मिलके साथ में चीजों को सॉल्व करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बेसिकली मोटा मोटा ये होती हैं कि क्विज होती हैं, प्रश्नोत्तरी जिसे हम कहते हैं, गेम्स होते हैं गणित के खेल, रिडल्स एंड पजल्स होती हैं, पहेलियां और बुझावल जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स टॉक्स या गणित की वार्ता, जो टीचर बच्चों से गणित से रिलेटेड चीजें बातें करता है उसे हम यही कहते हैं मैथमेटिक्स टॉक्स। और मैथमेटिक्स फेयर्स एंड एग्जीबिशन, गणित मेले और प्रदर्शनियां, ये हमने पढ़ लिया है पहले ही ऊपर। अभी टॉक्स जो है बहुत बेसिक सी चीज है, तो अभी हम ये तीनों देख लेते हैं, क्विज गेम्स रिडल्स, ठीक है। हम्म तो मैथमेटिक्स गेम्स, तो ये कुछ नहीं फन एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिन्हें मजा आता है करके, ठीक है। इनमें बेसिकली एग्जांपल क्या है, टिक टैक टो, डॉट्स एंड बॉक्सेस एंड मैजिक स्क्वायर्स। तो क्या होता है टिक टैक टो, क्या होता है, ये आपने बचपन में सबने खेला होगा, ऐसे क्रॉस मार के जब हम खेलते हैं ना, यहाँ पे ऐसे क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे जीरो बनाते हैं, जिसका पहले हो जाता है वो जीत जाता है, ये टिक टैक टो होता है, ठीक है। उसके बाद डॉट्स एंड बॉक्सेस क्या होता है, इस तरह का एक पेपर आता है उसमें डॉट होते हैं जगह जगह, ठीक है, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उससे बच्चे जो होते हैं ना वो शेप्स बनाते हैं ऐसे करके, ये डॉट्स एंड बॉक्सेस होता है। और मैजिक स्क्वायर जो होता है ये आपने अखबार में सबने देखा होगा, सुडोकू टाइप होता है इस तरह से, ठीक है, इसमें नंबर्स होते हैं, तो आपको ना इस तरह से नंबर्स अरेंज करने होते हैं कि इनका सम सबका बराबर हो, तो ये मैथ्स के गेम्स होते हैं। तो ये सरफेस लेवल पे तो बच्चे ना गेम्स खेल रहे हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, हिडन लेयर क्या होती है कि बच्चे नेचुरली ना ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2D शेप्स, इन सब का ज्ञान ले रहे होते हैं। तो देखो कैसे खेल खेल में बच्चे बिना रियलाइज किए पढ़ाई की चीजें कर रहे हैं, तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी क्या है, मैथमेटिक्स रिडल्स, ठीक है, गणित की बुझावल। तो रिडल बेसिकली कुछ नहीं होता, इट इज डिफाइंड एज अ मिस्टिफाइंग, मिसलीडिंग और पजलिंग क्वेश्चन पोज्ड एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड और गेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट, कि ऐसा मतलब पहेली जैसा मिसलीडिंग क्वेश्चन होता है ये, जो बच्चों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रूल्स नहीं लगाने होते हैं, आपको बस अपना बेसिक कॉमन सेंस दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग लगाना होता है करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या है, यहाँ पे देखिए ये 3 सेब की वैल्यू 30 है, ठीक है, तो एक सेब की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10, ठीक है, ये 2 केले हैं, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, रिडल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा पॉज करके, आप और बेहतर जान पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मैथमेटिक्स पजल्स। तो पजल कुछ नहीं, रिडल का ही थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म होता है, ठीक है। रिडल जो होता है वो थोड़ा बेसिक होता है, थोड़ा इजी होता है, और जो हमारा पजल होता है वो एडवांस होता है। आपने मैथ्स में अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की हो तो रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कि एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल के चारों तरफ लोग बैठे हैं, कुछ लोग इधर अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ, ठीक है, कुछ इसके लेफ्ट में बैठे हैं, कुछ राइट में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म हो जाता है रिडल्स का, पजल और कुछ नहीं है, ठीक है। मच हायर रिलेटिव डिग्री और डिफिकल्टी, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए डिफरेंस कर दिया है कि भाई मैथ्स के गेम्स में, रिडल्स में और पजल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो गेम्स बेसिकली देखिए चेस होता है, सुडोकू होता है, ठीक है, ये रूबिक्स क्यूब होता है, ये गेम होते हैं। रिडल्स थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और पजल्स जो होते हैं वो एडवांस क्वेश्चन होते हैं, यही फर्क होता है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, आप पॉज करके इसे देख लीजिएगा। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि मैथमेटिक्स फेयर्स, लैबोरेटरीज एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जो तीनों टॉपिक हमने पढ़े, ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल होते हैं, मॉडर्न एजुकेशनल टूल्स होते हैं ये, कि आधुनिक मैथ सीखने के तरीके हैं ये, ठीक है। और ये बहुत मजेदार बना देते हैं मैथ्स को, स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है, ठीक है, उसको और खोल देते हैं।
चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट आता है, रियल लाइफ एक्टिविटीज से बच्चे सीखते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, हम तीनों हमारे टॉपिक्स कर चुके हैं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. Check description for PDF notes, and I will see you in the next lecture.